वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे जो प्रोग्रामर का पेपर फर्स्ट के सेकंड के जो जावा लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 3 की हम बात करेंगे। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो जो जावा प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी हम डिटेल से बात करेंगे आज। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ लिया था कि क्लास क्या चीज़ होती है। जैसे कोई क्लास बनाई है आपने और क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। उसके अंदर आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेन हेलो वर्ल्ड, जैसे आपने नॉर्मल एक सिंगल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है। तो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करवाना है, उसका प्रोग्राम है, आप देख पा रहे हो। तो इसमें एक नॉर्मल सिंगल वर्ड है हेलो और उसको प्रिंट करवाने की कोशिश की जा रही है। हेलो वर्ड जावा लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा अलग लिख दिया इसको, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें इसका जो सिंटेक्स है किस तरीके से लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए पूरा। सबसे फर्स्ट पब्लिक स्टैटिक, जो यहाँ पे पब्लिक यूज़ किया गया, तो पब्लिक का मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड एक्सेसिबल। जो यहाँ पे क्लास है तो वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह एक्सेसिबल होगी। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है स्टैटिक। स्टैटिक क्या काम करता है यहाँ पे, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इट कैन कॉल। जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको कॉल कर सकता है विदाउट क्रिएट किए। और उसके साथ में वॉइड मैन स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हो, स्ट्रिंग पास कर रहे हो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, क्या आपको प्रिंट करवाना है हेलो जावा प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो हेलो जावा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये जो बीच वाला वर्ड है ये ही प्रिंट करेगा, सेम टू सेम हेलो वर्ड जावा लिखना था पूरा, और ये डब्ल्यू ही लिखा गया। तो जितना इसके बीच में लिखा जाएगा वो का वो सेम प्रिंट करेगा यहाँ पे। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर होता है तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है उसकी हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है तो वो सजेस्टेड होता है। जो जावा का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो पहला जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस उसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है पैकेज स्टेटमेंट। जो पैकेज आता है तो पैकेज को स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, उसके बाद में उसका पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद में वो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट के बाद में इंटरफेस स्टेटमेंट आएगा और इंटरफेस स्टेटमेंट के बाद में क्लास डिफाइन होगी, क्लास का डेफिनेशंस होगा। तो ये जो वाला बीच वाला पोर्शन है ये ऑप्शनल है और पहला सजेशंस का पार्ट है। और नेक्स्ट है मैन मेथड डेफिनेशंस जो एसेंशियल है आवश्यक। तो जो स्ट्रक्चर्स, जो जावा का स्ट्रक्चर है कंप्लीट जो स्ट्रक्चर्स हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हो तो उसके लिए आपके पास में पहले सजेशंस होने चाहिए। आप क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करोगे तो उसका आपका एक डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस होगा। उसके बाद में आप जो प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका पैकेजिंग किस तरीके से करोगे तो पैकेज स्टेटमेंट हो गया। उसके अंदर आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में उसका इंटरफेस कैसा होगा, मतलब कि यूज़र्स वगैरह उसके साथ में किस तरीके से बिहेव कर पाएंगे, और उसकी जो क्लास किस तरीके से डिफाइन करोगे, ये सब ऑप्शनल है कि मतलब कि ये आपको यूज़र के द्वारा उसके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद में जैसे आप प्रोग्राम लिखना चालू करोगे तो मेन मेथड डेफिनेशंस, मतलब कि जो उसके मेथड वगैरह होंगे, जो डाटा मेंबर्स हो गए, डेटा होंगे, तो वो ही आपको यूज़ करने पड़ेंगे जावा में लिखने के लिए। तो वो किसका पार्ट हो गया, एसेंशियल का पार्ट हो गया। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं पैकेज डिक्लेरेशंस। ऑर्गेनाइजिंग योर क्लास इनटू पैकेज, जैसे पैकेज P1, तो पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए किस तरीके से आप डिफाइन करोगे।
तो जो आपकी क्लास है, ऑर्गेनाइज योर क्लास इनटू पैकेज, जो आपकी क्लास आपने बनाई है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पैकेज में, और उसको डिफाइन कर दोगे पैकेज P1। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या काम करती है, फॉर इंपोर्टिंग क्लासेज एंड इंटरफेस। यदि आपको कोई क्लास या इंटरफेस को इंपोर्ट करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करोगे। पैकेज को डिक्लेयर करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, पैकेज यूज़ करोगे। और क्लास को इंपोर्ट करने के लिए, तो इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट आप उसमें वर्ड यूज़ करोगे। और कहाँ से यूज़ करना आपको, जैसे जावा यूटिलिटीज़ को इंपोर्ट करना है तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार यहाँ पे जितनी भी यूटिलिटीज़ की क्लासेस होंगी सबको डिफाइन कर देंगे। इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, तो स्कैनर आपने पर्टिकुलर लिख दिया तो ये क्या करेगा, ओनली स्कैनर की जो क्लासेज होंगी उसी क्लासेज या इंटरफेस को इंपोर्ट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन क्या काम करता है, एवरी जावा प्रोग्राम कंटेन एटलीस्ट वन क्लास। यदि आपने कोई भी जावा प्रोग्राम, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड भी आपको लिख के बताया शुरू के अंदर जो प्रोग्राम था ऊपर वाला, तो इसके अंदर भी आप कुछ भी प्रिंट करवाया छोटा सा भी, तो एक क्लास तो डिफाइन यहाँ पे हो गई पूरी। तो इस तरीके से आपको मिनिमम एक क्लास तो उसके अंदर डिफाइन होगी ही होगी। तो आपको ध्यान में रखना, कंटेन एटलीस्ट वन क्लास। तो जो क्लास डिक्लेरेशन में कितना ही छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, एक क्लास तो लेगा ही लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है मैन मेथड। ए जावा प्रोग्राम टिपिकली स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मैन मेथड। यदि आपको कोई भी जावा प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो उसमें टिपिकली क्या चीज़ होती है, कैसे एग्जीक्यूट करोगे उसको, आप कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसको मैन मेथड के साथ में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यही प्रोसेस इसमें बता रहा है कि जावा प्रोग्राम्स को टिपिकली स्टार्ट एग्जीक्यूशंस के साथ में किस तरीके से करोगे, मैन मेथड्स उसमें यूज़ होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कमेंट्स की। कमेंट क्या काम करेंगे, प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र्स। जो यूज़र होता है उसको एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हो तो कमेंट क्या करता है कि उसमें यूज़र को ये डिफाइन करके बताता है कि आपने क्या यूज़ किया है। यहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह आप एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करना चाह रहे हो ताकि कोई दूसरा उसको पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि क्या किया हुआ, तो उसके लिए कमेंट यूज़ किए जाएंगे। तो प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र के लिए कमेंट यूज़ किए जाते हैं। अब कमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट। यदि सिंगल लाइन कमेंट वो जावा में डिफाइन करना तो आप डबल लाइन यूज़ करोगे, और आपको यदि मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए आप स्लैश स्टार, बीच में आप कमेंट पास करोगे, फिर स्टार और स्लैश डिफाइन करोगे वापस, यहाँ पे स्लैश डिफाइन करोगे यहाँ से। तो ये जैसे कमेंट लिखे हैं यहाँ पे पहले डबल स्लैश लाइनें लगे हुई हैं, तो ये फर्स्ट, और जैसे ये स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लगाया गया तो ये सिंगल मल्टी लाइन कमेंट के। तो दो तरीके के कमेंट इसमें होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना कि जावा में कितने तरीके के कमेंट होते हैं, दो तरीके के कमेंट होते हैं। अब इन दोनों को मिला के भी एक साथ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन दो तरीके के कमेंट होते हैं, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि टोकन ऑफ जावा। तो जावा के अंदर कितने तरीके के टोकन्स काम करते हैं उसकी हमें एक एक डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जावा के टोकन कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट टोकन आता है जावा का कीवर्ड। तो जावा की जो डिफाइंड जो लैंग्वेज है उसके अंदर कितने कीवर्ड्स वगैरह हैं, तो वो कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हो तो उसके कीवर्ड्स डिफाइन होते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टोकन है वो है आइडेंटिफायर, कि जावा के अंदर कौन से आइडेंटिफायर यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है लिटरल्स, तो जावा के अंदर कौन से लिटरल यूज़ किए जा रहे हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट टोकन से ऑपरेटर्स, तो जावा कौन कौन से ऑपरेटर का यूज़ करता है प्रोग्राम रन करवाने के लिए। नेक्स्ट जावा कौन से सेपरेटर यूज़ करता है प्रोग्राम को, क्लासेज को सेपरेट करने के लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट जावा कौन कौन से कमेंट यूज़ करता है प्रोग्रामिंग करते टाइम पे। तो ये टोटल 6 टाइप के हमारे पास में टोकन है। तो हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम सबसे फर्स्ट कीवर्ड पे। कीवर्ड क्या चीज़ होती है? तो कीवर्ड आप समझ सकते हो कि जैसे कि जावा के अंदर पहले से इनडिफाइंड वर्ड होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर काम होता है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? कीवर्ड कहलाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड, जो पहले से रिजर्व्ड होते हैं पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड कहलाते हैं और उनको हम कहते हैं कीवर्ड कहते हैं। ईच कीवर्ड हैज़ ए स्पेशल मीनिंग। जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो हर कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो हर कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, और जो कीवर्ड लिखे जाते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, उनको अपर केस में नहीं लिखा जाता। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कीवर्ड लिखे जाते हैं तो हमेशा लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं जावा के अंदर। टोटल 68 कीवर्ड, 50 कीवर्ड आर यूज्ड। अभी जो करंट वर्जन है उसके अंदर 68 कीवर्ड है जो जावा का यूज़ हो रहा है, उसके अंदर 68 कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पे आया था तो उसके अंदर 50 कीवर्ड यूज़ हुए थे पहले, और अभी तक जो चल रहा है वो 50 कीवर्ड का ही क्रेज़ चल रहा है। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो टोटल 50 कीवर्ड कौन कौन से हैं, एक एक की हम बात करते हैं। टोटल 50 कीवर्ड्स हमारे पास में। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की, जो अब्स्ट्रैक्ट करने के काम आता है। सेकंड आता है बूलियन कीवर्ड, जो किसके काम आता है? जैसे बूलियन वगैरह की कैटेगरी में लिखने के लिए। थर्ड कीवर्ड हमारे पास में बाइट कीवर्ड, जो बाइट वगैरह डिफाइन करने के काम आता है। चौथा ब्रेक कीवर्ड, किसी भी स्टेटमेंट क्लासेस वगैरह को ब्रेक करने के, लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। चौथा क्लासेज कीवर्ड। पांचवा क्लासेज कीवर्ड। 6 केसेज कीवर्ड। 7th कैच कीवर्ड। 8 कैरेक्टर CHR डिफाइन कर दिया। 9th कंटिन्यू कीवर्ड। 10th डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। 11th डू कीवर्ड। 12th डबल कीवर्ड। अब ये नंबर्स के टाइप्स के रिगार्डिंग होते हैं। नेक्स्ट एल्स कीवर्ड, उससे नेक्स्ट एक्सटेंड्स कीवर्ड, क्लास को एक्सटेंड करने के लिए, फ्रेंड फंक्शंस बनाने के लिए। फाइनल कीवर्ड, फाइनल डिफाइन करने के लिए। फाइनली कीवर्ड, फंक्शंस को मेथड्स को फाइनल डिफाइन करने के लिए। फ्लोट, डॉट पॉइंटों के अंदर लिखने के लिए। फॉर लूप्स के लिए। इफ़ कंडीशन के लिए। इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंपोर्ट, कोई चीज़ उसमें इंपोर्ट करने के लिए। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। इंटीजर, नंबर को डिफाइन करने के लिए, उसका डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए। इंटरफेस, लॉन्ग, जो एक एज ए नंबर का ही, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सब के सब इसी के डेटा टाइप्स हैं नंबर के। उसके बाद में नेटिव, उसके बाद में कोई नया क्रिएट करने के लिए न्यू, फिर पैकेज, फिर प्राइवेट हो गया। उसके बाद में प्रोटेक्टेड, और ये क्लास के टाइप्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। उसके बाद रिटर्न, फिर शॉर्ट, स्टैटिक, सुपर, स्विच, सिंक्रोनाइज, दिस, थ्रोज, ये गार्बेज वगैरह के अंदर कुछ हो तो उसको थ्रो या थ्रोज का यूज किया जाता है। ट्रांजिएंट, ट्राई, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल, एसेट, कांस्टेंट, न्यूमेरिक, गो टू और स्ट्रिक्ट एपी। तो इस तरीके से 50 टोटल कीवर्ड इसके अंदर यूज किए जाते हैं, और हर कीवर्ड का अपना एक अर्थ होता है, उसी के अनुसार आगे
और वो एक पर्टिकुलर काम करता है। जैसे जैसे आगे आगे प्रोग्राम आएंगे तब हम इनको यूज करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या उसका पर्टिकुलर यूज हुआ है। तो आपको बेसिक तौर पर ध्यान में रखना है कि टोटल 50 कीवर्ड्स अभी तक जावा में जो ज़्यादा यूजेबल्स हैं। अभी और भी जुड़ते रहते हैं इसके साथ में, और भी बहुत सारे जुड़ चुके हैं, तो वो इसी तरीके से 68 हो चुके हैं। तो आपको बेसिक तौर पे इतना ध्यान रखना है पहले की। उसके बाद नेक्स्ट हम टोकन की बात करते हैं, आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर क्या काम करेगा? आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम ए वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, क्लास एंड एरे। तो आइडेंटिफायर कहाँ पे यूज होते हैं? जब आपको किसी वेरिएबल्स को नेम प्रोवाइड करवाना हो, कांस्टेंट, फंक्शंस या क्लासेस एंड एरे हो, तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। कि आपने कुछ भी क्लासेस वगैरह है, तो अब आप क्लासेस को पहचानोगे कैसे उसको? तो आप क्लास का क्या करोगे? नाम दोगे, तो उसी से वो क्लास आइडेंटिफाई हो पाएगी। इट यूजुअली डिफाइंड बाय द यूजर्स। जो आइडेंटिफाइड होते हैं वो यूज़र के द्वारा डिफाइन होते हैं, और जो कीवर्ड थे पहले वो किसके द्वारा डिफाइंड होते हैं? वो मशीन्स या प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन होते हैं, मतलब कि सिस्टम के द्वारा डिफाइन होते हैं वो पहले से। हम उसको सिस्टम का पार्ट मानते हैं। ये जो पूरे फॉर, इफ़, ये सब के सब हैं, दिस, दैट, ऑल, टोटल, ये सब के सब पहले से उसके इनबिल्ट है और उनका एक मीनिंग होता है, उसी के साथ में ये यूज होता है। लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर, जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट किया या कांस्टेंट क्रिएट किया, फंक्शन क्रिएट किया या क्लासेज हमने बनाई या एरे डिफाइन किया, तो उनका नाम हम करना पड़ता, तो वो यूज़र के द्वारा डिफाइन होता है। इट यूजेज लेटर, अंडरस्कोर और डबल ए डॉलर साइन एज द फर्स्ट कैरेक्टर। जब हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं तो उसके भी रूल्स होते हैं कि आइडेंटिफायर का नाम ऐसे ही नहीं उठा के दे सकते कि जो चाहो मन मर्जी से दे दो। तो उसका भी एक पर्टिकुलर, जिसमें आप लेटर यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, जो एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, जो फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में, जैसे आप अंडरस्कोर से डिफाइन कर सकते हो, डॉलर साइन से डिफाइन कर सकते हो और लेटर वगैरह से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट अक्सर नंबर नहीं होगा, जैसे 1, 2, 3 आपने डिफाइन कर दिया, वो नहीं मानने पर। रिमेंबर दैट द आइडेंटिफाइड नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द रिजर्व कीवर्ड। जो आप इसमें जो कीवर्ड आप डिफाइन कर रहे हो, तो उसका जो नेम आप डिफाइन कर रहे हो, तो वो सेम टू सेम नेम वो नहीं होना चाहिए जो कीवर्ड का है। पहले से आपने कोई क्लास बनाई तो आप उसका जैसे क्लास पहले से कीवर्ड बना, तो आप उसको क्लास को क्लास नाम नहीं दे सकते। या फिर जैसे कि आपने क्लास बना रहे हो और उसका कॉन्स्ट नाम आपने लिखा, तो कॉन्स्ट उसके अंदर पहले से कीवर्ड है, तो ये उसको एरर शो कर देगा। या दिस है तो दिस एरर शो कर देगा। कोई भी जैसे न्यू है तो न्यू, आपने क्लास को न्यू डिफाइन किया तो न्यू एक उसका कीवर्ड है, तो कीवर्ड को यदि आप क्लास के नेम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो उसमें एरर शो कर देगा। यदि न्यू के आगे एस लगा दो तो न्यूज़ हो गई, तो अब ये चेंज हो गया। अब इसको आप उसकी कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो क्लास के नेम के तौर पे। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि आपके पास इंटीजर a=10 है, वो एक वेरिएबल्स है और आपने वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ किया, तो वो एक आइडेंटिफायर है और आइडेंटिफायर क्लास ए का आइडेंटिफायर है। तो हमने एक नॉर्मल छोटा सा एक एग्जांपल किया, जैसे इंटीजर a=10, तो ए यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है? 10 वैल्यू यहाँ पे। तो आइडेंटिफायर क्या करेगा? वो डिस्प्ले का यूज इसमें करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे क्लास ए है तो वो डिफाइन है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी ए लेटर।
तो आपको ध्यान में रखना, जो पहला लेटर है आइडेंटिफायर का वो क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए। अंडरस्कोर या डॉलर साइन, जो फर्स्ट लेटर होगा आइडेंटिफायर का वो क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए। या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या डॉलर साइन होना चाहिए। अब उसका एक रूल अभी जो मैं बता रहा था कि आपने कोई आइडेंटिफायर डिसाइड कर दिया, आइडेंटिफायर का एक रूल हो गया पर्टिकुलर, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा आइडेंटिफायर का वो क्या होगा, एक लेटर होगा और एक अंडरस्कोर होगा और एक डॉलर साइन होगा। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट बट में कंटेन डिजिट्स, और ये कोई किससे स्टार्ट नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, और ये किसके साथ में होगा, कंटेन डिजिट्स। लेकिन इसके अंदर डिजिट्स आ सकते हैं और ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जो भी आप आइडेंटिफायर का नेम डिसाइड कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर रूल सही है कि आइडेंटिफायर का जो पहला लेटर है, पहला जो नेम है वो एक लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या डॉलर साइन हो सकता है, लेकिन वो एक डिजिट नहीं हो सकता। जैसे 1 2 3 4 0 9 तक उनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। अंडरस्कोर हो गया, उसकी जगह डॉलर साइन से भी स्टार्ट हो सकता है नेम, और लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वाहिल स्पेस कैन नॉट इंक्लूड द आइडेंटिफायर, वाइट स्पेस होगा तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे स्पेस वगैरह होगा, जैसे आपने कोई भी सपोज करो कि क्लास ही बनाई, तो क्लास एक आइडेंटिफायर, जैसे क्लास का नेम आपने कुछ भी बना दिया, सुपर बना दिया, तो अब अंडरस्कोर सुपर लिख दोगे तो वो क्लास भी अलाउ कर देगा, डॉलर सुपर लिख दोगे तो वो क्लास भी अलाउ कर देगा, ओनली सुपर लिख दोगे वो क्लास भी अलाउ कर देगा। लेकिन सुपर इसके साथ में आगे और या इसी के अंदर आप बीच में स्पेस देना चाहते हो, सु और पर को आप अलग करना चाहते हो, तो इसके बीच में यदि स्पेस दे दोगे तो ये भी इनवैलिड कर देगा, इसको भी ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो आपको ध्यान में रखना, जो वाइट स्पेस है बीच के अंदर जो स्पेस है उसको अलाउ नहीं करता आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मीन्स ये होता है कि यदि आपने ए टाइप किया, जैसे ये सुपर लिखा है कैपिटल एस वाला SUPR और मैंने स्मॉल SUPR लिखा, तो इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे ये क्या काम करेगा, जैसे मैंने एक तो कैपिटल ये सुपर लिखा और ये सुपर लिखा, तो ये नाम अलग है और ये अलग आइडेंटिफायर हो जाएगा और ये अलग आइडेंटिफायर हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर क्या केस सेंसिटिव है। ये कैपिटल होने से पूरा चेंज हो गया, ये स्मॉल होने से पूरा चेंज हो गया। और केस इनसेंसिटिव के अंदर क्या होगा कि कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों की कंडीशन में उसका यदि अर्थ सेम रहे तो वो सेम रहता है, तब वो केस इनसेंसिटिव की कैटेगरी में आता है। तो ये आइडेंटिफायर किसकी कैटेगरी में आता है, केस सेंसिटिव की कैटेगरी में आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या काम करते हैं इसके अंदर, फिक्स्ड वैल्यूज इन योर सोर्स कोड डॉट जावा सपोर्टेड सर्वर टाइप्स ऑफ लिटरल्स। तो जैसे फिक्स वैल्यूज होती हैं कोई सोर्स कोड के अंदर, डॉट जावा सपोर्ट सर्वर टाइप्स ऑफ लिटरल्स को सपोर्ट करता है। जो जावा होता है मल्टीपल टाइप के लिटरल्स को सपोर्ट करता है। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं इंटीजर लिटरल्स। तो इंटीजर लिटरल्स क्या काम करते हैं, रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल बेस 10, ऑक्टल बेस 8 या हेक्साडेसिमल बेस 16 फॉर्मेट। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर लिटरल्स हो, तो जैसे कि कौन कौन से लिटरल्स होते हैं। पहला लिटरल की हम बात करते हैं इंटीजर लिटरल्स। तो जो इंटीजर लिटरल्स होगा तो वो किस किस तरीके के लिटरल्स को डिफाइन करेगा। एक तो हो गया उसके अंदर डेसिमल लिटरल्स हो गए, एक ऑक्टेट लिटरल्स हो गए, एक हेक्साडेसिमल लिटरल्स हो गए फॉर्मेट।
जैसे डेसिमल लिटरल्स हो गया 10-06, ये डेसिमल्स हो गए। ऑक्टेट के अंदर क्या होता है कि 0 से 7 तक के ना डिजिट यूज किए जाते हैं और उसी से डिफाइन होते नंबर बनते हैं। तो यहाँ से 075-01। और डेसिमल में क्या होते हैं, 2 डिजिट के अंदर 0 से स्टार्ट हो गया 9 तक के डिजिट यूज़ किए जाते हैं। ऑक्टेट में 0 से 7 यूज किए जाते हैं। और हेक्साडेसिमल्स में हो गए, उसमें 0 to 9 और उसके बाद में ए से लेकर एफ तक यूज किए जाते हैं। तो उसका जो रेंज हो गई 0 से 15 तक की होती है। तो उसका लिखने का जो तरीका होगा 0 ए या 01F, इस तरीके से होगा उसका। तो ये हेक्साडेसिमल्स के लिटरल्स हो गए। तो लिटरल्स किसको डिफाइन करते हैं, इंटीजर की जो वैल्यू होती है, इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर की जो वैल्यू होती है उसको एक्सप्रेस करने के वे को डिफाइन करते हैं। सेकेंड लिटरल्स की मैं बात करूं तो वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या करता है, रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इंक्लूडिंग बोथ फ्लोट एंड डबल टाइप्स। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हुए किसको, फ्लोट और डबल दोनों को। तो फ्लोट क्या करता है, पॉइंट्स के लिए यूज़ करता है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशंस कौन सा होता है और साइंटिफिक नोटेशन कौन सा होता है, उसकी हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि सपोज करो पहले हम स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड नोटेशन किस तरीके से लिखा जाता है, 3.14 हो गया, -0.01, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। और साइंटिफिक नोटेशंस होता है जैसे ई की पावर में यूज करने लगते हैं, 2.5 e⁻3। तो e⁻3 यहाँ पे होता है कि 10⁻3, E3 का मतलब यहाँ पे हो गया 10⁻3। तो इसका हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़ होते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फ्लोट एंड डबल टाइप्स का यूज़ करते हुए, वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहलाते हैं। थर्ड हम बात करें तो बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स कौन से होते हैं, रिप्रेजेंट बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू या फॉल्स। तो जो बूलियन लिटरल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बूलियन वैल्यूज़ को। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बूलियन लिटरल्स होते हैं किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बूलियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। या तो वो ट्रू होंगे या वो फॉल्स होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो वो वैल्यू ट्रू आएगी या वो वैल्यू फॉल्स आएगी, तो बूलियन लिटरल्स के अकॉर्डिंग। चौथा आता है करेक्टर लिटरल्स। तो जो करेक्टर लिटरल्स होते हैं वो क्या डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट सिंगल करेक्टर एंड आर इनक्लोज इन सिंगल कोट्स। जो करेक्टर लिटरल्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल करेक्टर्स को। तो बूलियन लिटरल्स होंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बूलियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो वो ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी, उन दोनों पे ही डिपेंड करता है जो बूलियन लिटरल्स होंगे। करेक्टर लिटरल्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, इनक्लोज सिंगल कोट्स के द्वारा। तो इनको एक सिंगल कोट्स के द्वारा डिफाइन किया जाएंगे। दे कैन इंक्लूड नॉर्मल कैरेक्टर्स, एस्केप, सीक्वेंस या यूनिकोड कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल्स। तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होंगे उसको इंक्लूड किया जाएगा कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर। और इसके अंदर जो यूनिकोड कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना, जैसे कोई नई लाइन बनानी होती है तो उसके लिए ये कैरेक्टर लिटरल्स LN डिफाइन करते हैं। ये इस तरीके से स्लैश ये वाली फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं और बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको। ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। और जैसे ये कैरेक्टर डिफाइन लिटरल्स हैं, जैसे सिंगल डॉट के अंदर जो डिफाइन कर दिया वो कैरेक्टर्स लिटरल्स कहलाते हैं। जैसे न्यू लाइंस का U, तो न्यू लाइंस के लिए N डिफाइन करते हैं और यूनिकोड कैरेक्टर्स A के लिए तो आपको डिफाइन करना है तो U डिफाइन करते हैं।
तो बैकवर्ड स्लेश U0041 डिफाइन कर दिया। तो यूनिकोड कैरेक्टर किसके लिए, ये ए के लिए कैरेक्टर्स है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर लिटरल्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स कौन से होते हैं, रिप्रेजेंट सीक्वेंस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स। जो स्ट्रिंग जैसे कैरेक्टर को जो लिटरल्स होते हैं वो सिंगल कोट से बंद होते हैं, और जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो किससे बंद होते हैं, डबल कोट से। आप देख पा रहे होंगे, तो वो डबल कोट से बंद होते हैं। दे कैन बी इंक्लूड नॉर्मल कैरेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंस और यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो क्या करते हैं, ये सीक्वेंस को एस्केप करते हैं और यूनिकोड कैरेक्टर्स वगैरह को सबको इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने ये लिखा तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी, हेलोगी। ये 1 2 3 4 नंबर की स्ट्रिंग कहलाएगी। जावा इज़ फन, तो जावा के बारे में बताया कि फन है जावा, तो ये जावा इज़ फन की स्ट्रिंग होगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, एस्केप सीक्वेंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे एस्केप सीक्वेंस हो गई न्यू लाइंस, तो न्यू लाइंस को डबल उससे लिखा जाएगा, डबल बैकवर्ड स्लेश एन से, तो वो न्यू लाइन कहलाती है। और बैकवर्ड स्लेश टी से लिखा जाए तो वो टेप का सीक्वेंस हो गया। बी से हो तो वो बैक स्पेस का हो गया, और ये बैक स्लेश का हो गया, डबल से हो। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैकवर्ड स्लेश हो गया। तो बैक स्लेश यूज़ करके इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम ए को कई तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो किस किस का काम कर रहा है। यदि एक के साथ पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से, तो वो किसका काम कर रहा है, फंक्शन का काम कर रहा है। यदि आप सिंगल ए यूज़ कर रहे हो तो वो किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। यदि ए के साथ में सिंगल डॉट के साथ में बंद कर रहे हो तो वो किसका काम कर रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट का काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 65 होती है। और ए को आप डबल कोट के अंदर बंद कर रहे हो तो वो किसका काम कर रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट का। तो ये ध्यान में रखना है, ये स्ट्रिंग बन गया और यहाँ पे सिंगल से कैरेक्टर बन गया, डबल से स्ट्रिंग बन गया। कांस्टेंट का काम करेगा ये, पर कौन सा स्ट्रिंग होता है कौन सा कैरेक्टर होता है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस तो आपको कोड का ही पता लग जाएगा। डबल कोट है स्ट्रिंग है, सिंगल कोट है कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो लिटरल्स है उसकी हम बात करेंगे, नल लिटरल्स। जो नल लिटरल है वो क्या काम करेगा, रिप्रेजेंट द नल रेफरेंस इंडिकेटिंग दैट ए रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल रेफरेंस होगा, इंडिकेट करेगा किसको, जो वेरिएबल डज नॉट रेफर एनी ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो नल रेफरेंस का क्या काम करेगा, इंडिकेट करेगा कि जो नल रेफरेंस है इंडिकेट कर रहा है उस रेफरेंस वेरिएबल को जिसके अंदर डज नॉट रेफर एनी ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको ये रेफर करेगा। तो ये 6 टाइप के लिटरल्स की हमने यहाँ पे बात की। तो जो टोकन्स ऑफ लिटरल्स हैं, तो जावा के टोकन्स का लिटरल्स के पार्ट के अंदर 6 टाइप के लिटरल्स हमने यहाँ पे देखे, जिसमें कैरेक्टर्स लिटरल्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हो गए, उसके बाद में स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए, नल लिटरल्स हो गए, और उसमें जो नंबर लिटरल्स हो गए कि कौन कौन से उसके नंबर यूज कर रहे हो। तो आपको इनको एक बार ढंग से रीडिंग करनी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर के टोकन पे। तो ऑपरेटर जावा के अंदर कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उसको हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे फर्स्ट, यूज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क विच डिफाइंड बाय डायरेक्टरी साइन। बेसिकली ऑपरेटर आर देयर टाइप्स। ऑपरेटर्स किसके लिए परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं डायरेक्टरी के द्वारा, और बेसिकली ऑपरेटर्स कहलाते हैं वो इसके।
तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पर्टिकुलर पहले से डिफाइंड जो डेटा फंक्शंस हो गए उसी को हम ऑपरेटर्स इसमें कहते हैं। जो डेटा मेंबर फंक्शंस हो गए वो इसके ऑपरेटर का काम करते हैं। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ऑपरेटर कितने तरीके के हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर, 3 तरीके के ऑपरेटर्स इसके अंदर आएंगे। पहला ऑपरेटर आएगा यूनरी ऑपरेटर, सेकंड आएगा बाइनरी ऑपरेटर, थर्ड आएगा टर्नरी ऑपरेटर। जो यूनरी ऑपरेटर्स का के अंदर क्या क्या चीज़ आप देखोगे, +1 -1, या तो आप उसको प्लस कर रहे हो या उसको माइनस कर रहे हो, या उसको a++ कर रहे हो, वेरिएबल को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, a- कर रहे हो, पीछे ला रहे हो उसे। और टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशंस है जिसका साइन आप देख सकते हो। इस तरीके का आपको यदि किसी सिंटेक्स में दिखेगा आप समझ जाना कि उसमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। अब ऑपरेटर की हम कैटेगरी देखेंगे और उसके प्रेसिडेंट डेंस देखेंगे उसके। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेटर का टाइप जो यूनरी टाइप है 2 कैटेगरी में यूज़ होता है। एक पोस्टफिक्स कैटेगरी में यूज़ होता है, दूसरा प्रीफिक्स कैटेगरी के अंदर यूज़ होता है। प्रेसिडेंट डेंस उसके देखें तो यदि पोस्टफिक्स का, पोस्ट का मतलब कि बाद में यूज़ होता है, कोई भी आपने यूज़ किया तो उसके बाद में यूज़ हो रहा है, और प्रीफिक्स मतलब कि उसके पहले यूज़ हो रहा है। तो एक्सप्रेशन ++ और एक्सप्रेशन -। तो 2 तरीके के इनको हम एग्जांपल के साथ में आगे देखेंगे। जो पोस्टफिक्स हैं 2 तरीके के होंगे, एक तो या तो ++ हो या एक दूसरा -। हो। प्रीफिक्स के अंदर आप देखोगे तो पहले ++ एक्सप्रेशन, -- एक्सप्रेशन, या प्लस एक्सप्रेशन या माइनस एक्सप्रेशन, और टिल्ड साइन, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो गए। तो ये सब किसके टाइप्स हैं, यूनरी ऑपरेटर के प्रीफिक्स कैटेगरी के पार्ट है। एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, टिल्ड साइन हो गया, और ++ एक्सप्रेशन हो गया, -- एक्सप्रेशन हो गया, प्लस एक्सप्रेशन हो गया, माइनस एक्सप्रेशन हो गए, ये प्रीफिक्स के पार्ट हैं। और पोस्टफिक्स के अंदर एक्सप्रेशन ++ और एक्सप्रेशन -। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स के पार्ट है। उसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेटर की मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ आप देखने को मिलेंगी आपको, एक मल्टीप्लिकेटिव और दूसरा एडिटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आप देखोगे तो 2 कैटेगरी होती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप देखोगे या तो गुणा, भाग और रिमाइंडर आते हैं। तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ में स्टार से रिप्रेजेंट करते हो। डिवाइड होता है आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉरवर्ड स्लैश का जो वर्ड हो, स्लैश का जो साइन होता है उससे हम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद में परसेंटेज से किसको डिफाइन करते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है डिवाइड करने को, तो उसको हम उससे रिमाइंडर उससे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज साइन से। एडिटिव के अंदर आप देखोगे तो ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 2 साइन हो तो वो एडिटिव टाइप की कैटेगरी है अर्थमेटिक की। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसकी कैटेगरी कौन सी आएगी, शिफ्ट करना। शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, शिफ्ट करता है कैटेगरी में। लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना, कितना लेस देन करना है, कितना ग्रेटर देन नहीं, उसके अंदर कितना शिफ्ट करना है। यदि डबल बार लेस देन का साइन, डबल बार ग्रेटर देन का साइन, और ट्रिपल बार ग्रेटर देन का साइन या ट्रिपल बार लेस देन का साइन भी आ सकता है, पर वो शिफ्ट कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 साइंस हैं। तो ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट लेस देन हो गए, ये शिफ्ट ग्रेटर देन हो गए, और ये शिफ्ट प्लस हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर आप देखोगे तो रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर की 2 कैटेगरीज होंगी, एक कंपैरिजन की और एक इक्वलिटीज़ की। कंपैरिजन के अंदर आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन,
इक्वल टू और इंस्टेंस। तो ये कंपैरिजन की कैटेगरीज होगी। सबसे फर्स्ट कंपैरिजन की कैटेगरीज को आप देखोगे तो लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इंस्टेंस हो गई। ये सब किसकी कैटेगरी आ गई? कंपैरिजन की। इक्वलिटी के अंदर देखोगे तो आप डबल बार इक्वल यूज़ करोगे तो वो इक्वलिटी का होगा, और एक्सक्लेमेटरी इक्वल का यूज़ आप देखोगे तो वो नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये उसके समान हो गया इक्वल, और ये नॉट इक्वल का साइन हो गया। तो दो तरीके की इक्वलिटी की कैटेगरी बनती हैं, और बाकी कंपैरिजन की कैटेगरी बनती हैं, रिलेशनल कैटेगरी के। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट चलें तो बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर होगा तो किस तरीके के ऑपरेटर्स होंगे? तो बिटवाइज के अंदर दो होते हैं, एक एंड हो गया और एक हो गया। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का जो साइन होगा तो आप साइन देख लीजिए, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर का साइन होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का साइन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो ये बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर का साइन होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर है। तो ये जो साइंस वगैरह हैं ये हमको ध्यान में रखने हैं। एंड के लिए आपको ये साइन यूज़ करेंगे हम, और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। और दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव और। यदि एक्सक्लूसिव और आ रहा है तो इस तरीके का साइन आपको यूज़ करना है, और इंक्लूसिव और आ रहा है बिटवाइज का तो ये साइन यूज करना है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं। उसके बाद चौथा हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉजिकल एंड और एक होता है लॉजिकल और। तो लॉजिकल एंड है तो बिटवाइज एंड है तो उसको डबल बार आप यूज करोगे तो वो लॉजिकल एंड का ऑपरेटर बन जाएगा। उसके बाद में इंक्लूसिव और को आप सिंगल बार यूज़ करोगे तो वो बिटवाइज इंक्लूसिव और है, और यदि डबल बार इस साइन को यूज़ करोगे तो वो किस में बन जाएगा? लॉजिकल और ऑपरेटर बन जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी क्या होती है कि तीन कंडीशन हैं, एक साथ में तीन कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। दो कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो हम तब टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो उसका आपको साइन ध्यान में रखना है, क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज़ होता है। तो पहले यदि कहीं कंडीशन आप डिफाइन कर रहे हो तो तब तक क्वेश्चन यूज़ होते हैं, और उसको फिर आगे डिफाइन करने के बाद एक्सप्लेन कर रहे हो तो तब कोलन यूज़ होता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर की विशेषता है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी दो तरीके का होता है, एक असाइनमेंट और दूसरा आता है इक्वलिटी ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो साइन है वो आप देख लीजिए। यदि डबल बार यूज़ करोगे तब तो वो इक्वलिटी कैटेगरी का ऑपरेटर बन जाएगा, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया। तो उसमें आप उसकी कैटेगरी में आता है। और यदि आप सिंगल बार इसको यूज़ करते हो तब ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? असाइन। तो ये सिंगल टाइम्स है तो अभी ये साइन की कैटेगरी में, और डबल टाइम्स है तो उसका मतलब है कि ये इक्वल टू है। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, परसेंटेज इक्वल, स्लैश इक्वल, एंड इक्वल, और एक्सक्लूसिव और इक्वल, इंक्लूसिव और इक्वल, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, शिफ्ट, ये शिफ्ट ग्रेटर देन, शिफ्ट लेस देन इक्वल टू, शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद में शिफ्ट इक्वल टू, शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो इस तरीके से इनके साथ में यदि यूज हो रहा है तो वो किसका कैटेगरी बन जाएगी? असाइनमेंट इक्वलिटी की कैटेगरी बन जाएगी। तो इतने तरीके के हमारे जावा के अंदर ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अब इनको हम एक दो के एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस किस तरीके से बिहेव करते हैं। सबसे फर्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि आपके पास में है कि इंटीजर ए की वैल्यू 10 है, इंटीजर बी की वैल्यू 10 आपने डिफाइन कर दी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ओनली वेरिएबल पे वर्क करता है, ये सीधा उन पे काम नहीं करता। जैसे आपने 10 ले लिया, 10 प्लस प्लस कर दिया
तो उस पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका नहीं शो करेगा। इसके लिए आपको पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा, ए या बी की फॉर्म में लेना पड़ेगा। एक्सप्रेशन या कांस्टेंट हो तो उन पे वर्क नहीं करता ये। तो एक्सप्रेशन या कांस्टेंट में आप यूज़ करते तो उन पे ये वर्क नहीं करेगा, आपको पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि सिस्टम आउट प्रिंट लेन कर लिया ए प्लस 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 ए, तो ए प्लस प्लस का मतलब है कि पहले ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, और उसको प्लस प्लस करेगा उसके बाद में पहले उसकी वैल्यू को कितना रीड कर लेगा, वो 10 रीड कर लेगा। फिर उसके बाद में बीच वाला ये प्लस आ गया, उसके बाद में प्लस प्लस ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से 10 थी पहले हमने ली तब, और इसके बाद इसने बढ़ा के कितनी कर दी, 11 कर दी। अब उसकी मेमोरी के बफर में 11 चल रही है और इस एक्सप्रेशन तक जाएगी प्लस प्लस ए तक, तो पहले बढ़ेगी वैल्यू और फिर ए की वैल्यू दिखाएगी। तो 11 प्लस 1 करेंगे तो तब ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 10 प्लस 12, तो इसके एक्सप्रेशंस की पूरे की वैल्यू आ जाएगी 22। यदि इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट बी प्लस 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 बी प्लस प्लस लिखा जाए, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो बी की शुरू के अंदर वैल्यू कितनी है 10, तो बी की वैल्यू कितनी पिकअप कर देगा, ये 10 पुटअप कर देगा। उसके बाद प्लस किया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 11 प्लस, उसके बाद बी की रीड वैल्यू करेगा तो 11 ही रीड कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू 12 होगी, उसके बाद बढ़ेगी, उससे पहले नहीं बढ़ेगी। तो 10 प्लस 11 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसका कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ जावा शिफ्ट ऑपरेटर की। जो जावा शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या काम करता है, कि कैसे शिफ्ट करता है। जैसे लेफ़्ट शिफ्ट दे रखा है, राइट शिफ्ट दे रखा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से वो शिफ्ट कर रहा है। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं, द जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज टू शिफ्ट ऑल द बिट इन वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। तो जावा से जो जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं उसको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। जो जितनी भी ऑल शिफ्ट होती हैं उसको किस साइड में, लेफ्ट साइड में, स्पेसिफाई नंबर्स के साथ में। इट रिप्रेजेंटेड टू मल्टीपल बाई 2 की पावर n, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 की पावर n से रिप्रेजेंट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन 10 शिफ्ट टू, तो ये कह रहा है कि जो 10 है उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 2, जो ये साइन है वो उसको लेफ्ट शिफ्ट को बोल रहा है। तो जब इसको आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 10 स्टार 2 की पावर 2 आपको शिफ्ट करना है। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 शिफ्ट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 40। इसी तरीके से जैसे सिस्टम आउट प्रिंट लेन 10 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 3, तो 10 स्टार 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम जितना भी आपको शिफ्ट करना है तो 2 की पावर n में लेना होता है। तो आपसे 3 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, जितना ही पूछ रहा है उतना शिफ्ट कराने के लिए n की जगह उसकी वैल्यू पुटअप कर देना आप फॉर्मूले के अंदर। 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 10 इंटू 8, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो इस तरीके से आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन 15 को 4 लेफ्ट शिफ्ट करवाना है। तो 4 लेफ्ट शिफ्ट कराओगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 15 मल्टीप्लाई 16 कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 240 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को हम लेफ्ट शिफ्ट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर यदि हमें इसको राइट शिफ्ट करवाना हो तो हम तब कैसे करवा पाएंगे इसको। द जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का जो साइन है देख लीजिए, ये साइन होता है, इज यूज टू मूव द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट बाय द नंबर ऑफ द बिट्स स्पेसिफाई बाय द राइट ऑपरेंड। जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कर देंगे, 2 की पावर n से डिवाइड कर देंगे। यही
डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर डिवाइड करता है और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर उसको मल्टीप्लाई करता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन करना है, 10 को टू राइट शिफ्ट करना है, जो 10 है उसको टू राइट शिफ्ट करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा। रिमाइंडर हमको यहाँ पे लेना नहीं है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेन 20 को 2 शिफ्ट करवाना है, तो 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 20 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना 5 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसको राइट शिफ्ट करवाने से। 20 को यदि 2 बार राइट शिफ्ट करवाते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 5। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल 20 को 3 राइट शिफ्ट ऑपरेट करवाते हो तो 20 है और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो 20 डिवाइडेड बाई 8 तो कितने टाइम्स जाएगा 16 टाइम्स, 4 बच गए। तो हमें पॉइंटों में नहीं सिर्फ फर्स्ट वाला डिजिट लेना, तो कितनी बार हो गई 2 बार आएगी उसकी वैल्यू यदि 20 का आप राइट शिफ्ट कराओगे 3 टाइम्स। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हम जावा टर्नरी ऑपरेटर्स की। जो जावा का टर्नरी ऑपरेटर्स होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो जो जावा का टर्नरी ऑपरेटर्स को हम देखते हैं किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट तो आप देख लीजिए, टर्नरी ऑपरेटर इज यूज एज वन लाइन रिप्लेसमेंट फॉर द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। यदि आपके पास में कोई ऐसी कंडीशन बन रही है इफ देन एल्स, यदि पहले आपके पास में कोई कंडीशन है और उसके बाद में उसमें ऑप्शन दे रहा कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो इसके लिए आप किसका फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ द ओनली कंडीशन ऑपरेटर विच टेक 3 ऑपरेंड्स। ये ओनली ऐसा कंडीशनल ऑपरेटर्स है वो क्या करता है जो टेक 3 ऑपरेंड्स, और किसको लेता है 3 ऑपरेंड्स को ये लेता है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस होता है उसको आपको डिफाइन करना होता है आपका, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में स्टेटमेंट 1 और उसके बाद में कोलन और उसके बाद में स्टेटमेंट 2 और उसके बाद में सेमीकोलन से बंद करके उसके स्टेटमेंट को ब्रेक किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास में कोई एक्सप्रेशंस मतलब कि इफ मतलब कि कोई कंडीशन है आपके पास में यहाँ पे। अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यदि ट्रू हुई तो ये आएगा, कंडीशन ट्रू हुई तो देन आता है, अदरवाइज एल्स आता है। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपको रिजल्ट के तौर पे दे देगा, और कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो आपको स्टेटमेंट 2 के रिजल्ट के तौर पे दे देगा। तो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। यदि मैं इसको एग्जांपल से आपको बताऊं तो पब्लिक क्लास ऑपरेटर एग्जांपल पब्लिक स्टेटेड वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हमने डिफाइन कर दिया। अब उसमें हमने डिफाइन किया कि इंटीजर a = 2 है और इंटीजर b = 5 है। इंटीजर मिनिमम a < b, टर्नरी साइन a:b से डिफाइन कर दिया। हमने ये टर्नरी एक्सप्रेशन क्रिएट कर दी कि इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है वो किस तरीके से। अब हमको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन मिनिमम, तो जो प्रिंट लाइन मिनिमम करना तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी तो वो इस पे फंक्शन पे जाएगा। तो इंटीजर मिनिमम = a < b, तो ये सही है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है, तो एक्सप्रेशंस की वैल्यू सही है। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ट्रू है तो पहले ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू 2 को यहाँ पे इसमें प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट के तौर पे इसमें कितनी आ जाएगी 2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। और यदि इसी कंडीशन को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, पर वो मैक्सिमम की कंडीशंस होती हैं, यदि मिनिमम की जगह आप कर देते हैं मैक्स। अब ये चेक करता और इसको आप चेंज कर देते हैं कि a < b है, तो ये एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या हो जाती, गलत हो जाती। तब
पर इसमें हमको फिर वही चेंज करना होता है, जैसे बी और ए को ही कर देते आप, पर वो एक्सप्रेशंस को चेंज हो जाता तो फिर वो बी की वैल्यू प्रिंट करता। एक्सप्रेशंस यदि हमने मैक्स कर दिया होता और ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कंडीशन सही होती फिर तो वो ए को ही पुटअप करता, लेकिन वो फिर वो चेंजमेंट हो गया, तो ए ग्रेटर देन बी करता, तो यहाँ पे कंडीशंस को इसने फॉल्स कर दिया। अब फॉल्स में बी दे रखा है तो बी को 5 को रिप्रेजेंट कर देता, तो बीच वाले इतने एक्सप्रेशंस को चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स। तो जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स का जो साइन है वो आप साइन देख लीजिए। वर्क्स ओनली बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग और कैरेक्टर्स। जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स और किस किस के साथ में काम करता है, बाइट्स के साथ में, शॉर्ट्स के साथ में, इंटीजर, लॉन्ग और कैरेक्टर्स के साथ में काम करता है। यदि इंटीजर की न्यूमेरिक वैल्यू 5 है तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस 000 और 010, तो जैसे 8 डिजिट में डिफाइन की जाती है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस जैसे न्यूमेरिक वैल्यू 5 का कितना हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद में इंटीजर कॉम्प्लीमेंट, टिल्ट, न्यूमेरिक, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स हो जाता है, उसमें -1 बढ़ जाता है। एक तो आपको जैसे कि ये तो सीधा लिखा हुआ है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम देखते हैं कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स किस तरीके से है। शॉर्ट तरीका तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आउटपुट निकालते हैं कि कैलकुलेट करना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर द नंबर्स। आपको ए की वैल्यू 5 दे रखी है तो ए की वैल्यू 5 आपने लिख दी, इस तरीके से 101 बाइनरी के अंदर होती है। अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो 0 है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और जो 1 है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे नेगेटिव नंबर, तो जैसे टिल्ट साइन के साथ में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसका देखोगे तो वो कितना बन जाएगा, नेगेटिव नंबर आपने इसका जोड़ दिया तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वही हो जाएगा। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप क्या कर देते हो, तो वो नेगेटिव में साइन शो हो जाता है और उसके साथ सेकंड कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दिया उसमें। तो जैसे 101 में +1 किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -000000110 होगी। तो और ये वैल्यू किसकी होती है, 6 की होती है, उसके पीछे माइनस लगा हुआ साइन। कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट क्या कर देता है, उसको नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो शॉर्ट तरीका होगा, इंटीजर को 1 प्लस इंक्रीमेंट कर दो और साइन लगा दो, तो वो इसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी वेरिएबल्स होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर से कैसे वैल्यू उसकी निकाली जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू इन्वर्ट द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। जो ये ऑपरेटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, इन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को, जो बूलियन एक्सप्रेशंस होता है उसकी। तो जो आपको ध्यान में रखना है, जो लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स होता है वो इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है। जैसे ट्रू हो गए, फॉल्स हो गए, तो ट्रू के लिए जो वैल्यू यूज़ करता है बूलियन ऑपरेटर 1 यूज़ करता है, फॉल्स के लिए 0। दिस वैल्यू शोर्स। यदि आपने एग्जांपल हमने लिया लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स के लिए i = 20 है और आपने लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटर डिफाइन कर दिया i > 15, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है। और यहाँ पे लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसमें इसको पहले बूलियन एक्सप्रेशंस को ट्रू डिफाइन कर दिया इसने, क्योंकि ये कंडीशन सही है तो ट्रू आ गया, तो आ गया। उसके बाद में इसको लॉजिकल डिफाइन कर दिया, तो ये क्या कर देगा, इसका नेगेटिव वैल्यू शो होगा, इन्वर्ट कर देता वैल्यू को। यदि 1 है तो उसको 0 कर देगा, 0 है तो उसको 1 कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू थी तो इसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स, और फॉल्स की वैल्यू कितनी शो कर दी, 0। तो अभी ये जो
एक्सप्रेशन की तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आई तो 15 तो सही था, यहाँ पे ट्रू था, लेकिन इसके साथ में लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया तो वो इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा और वो वापस 0 कर देगा। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 1, लेकिन अब फॉल्स होने से इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इस तरीके से लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो क्या काम करता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और एक्सप्रेशंस। जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू है इक्वल टू, यदि डबल साइन है तो वो क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर चेक इफ टू ऑपरेंड आर इक्वल। तो यदि आपने डबल बार इक्वल यूज़ किया है तो वो इक्वल टू का काम करेगा, और सिंगल बार इक्वल यूज़ किया है तो वो क्या काम करता है, असाइन का काम करता है। नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है कि इफ़ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल टू, तो इसका काम होता है कि दो ऑपरेंड इक्वल नहीं। ग्रेटर देन का साइन आप देख लीजिए, चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। तो इसमें ये दिखाता है कि जो लेफ्ट का ऑपरेंड है वो राइट के ऑपरेंड से ग्रेटर देन है। लेस देन ऑपरेंड क्या काम करता है, चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट ऑपरेंड। तो ये डिफाइन करता है कि जो लेफ्ट का ऑपरेंड है वो लेस देन है राइट के ऑपरेंड से। तो जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो ये डिफाइन करता है कि ये ग्रेटर देन है उससे, वो लेस देन वाला साइन डिफाइन करता है कि जो लेस देन है राइट ऑपरेंड से। दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद में इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम इसमें बताते हैं। एग्जांपल से यदि इंटीजर को इंटीजर a = 5 ले लिया, इंटीजर b = 10 ले लिया, तो बूलियन रिजल्ट हम देखते हैं। तो बूलियन रिजल्ट के 3 तरीके के ऑपरेटर्स होंगे। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं नॉट इक्वल टू का आप साइन देख लीजिए, नॉट इक्वल टू a डबल बार इक्वल b, और सेकंड हमने कर दिया a = b और a डबल इक्वल b कर दिया। तो यदि ये वाला साइन यूज़ कर लिया आपने इसके इक्वल टू, तो कंपैरिजन करेगा और गिवन अपोजिट वैल्यू। ये पहले तो दोनों को कंपेयर करेगा और उसके बाद में उसकी अपोजिट वैल्यू देगा। ये वाला साइन क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर से जो b की वैल्यू है वो a के अंदर शो करेगा। यदि b की वैल्यू 10 है तो अब a की वैल्यू भी 10 होगी, अब a की वैल्यू 5 नहीं रहेगी यदि ये आपने यूज किया तो। ये क्या काम करेगा, कंपैरिजन गिवन बूलियन वैल्यू। ये यहाँ पे कंपेयर करेगा कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो अब इसका रिजल्ट नहीं है 5 10 के इक्वल टू नहीं है, तो इसमें क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा, और फॉल्स = 0 शो कर सकता है। और इसके अंदर a = 5 = 10 है तो ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिकल है तो उसका वापस इन्वर्ट रिज़ल्ट देगा, तो इसको क्या शो कर देगा, ट्रू, और ट्रू का मतलब 1 शो कर देगा। तो इसका रिज़ल्ट वो 1 शो करेगा और इसका रिज़ल्ट 0 शो करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। और यहाँ पे a = b कर देगा, तो अब a की वैल्यू कितनी बन चुकी है, 10 हो चुकी है इसके अकॉर्डिंग। तो ये इसका डिफरेंस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे काम करते हैं, चेक इफ़ द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। अब इसके अंदर हमें ये देखना कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, राइट ऑपरेंड के। तो हमने डिफाइन कर दिया कि a ग्रेटर देन है और इक्वल टू b है। तो इससे दो कंडीशन बनती हैं, या तो a ग्रेटर देन b है या a इक्वल टू b है। तो अब ये दोनों कंडीशन इसमें चेक करेगा कि a ग्रेटर देन b है, नहीं है तो इसको छोड़ देगा और इसको चेक करेगा सेकंड को। यदि दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो गई तो वो ही रिजल्ट आपको ऑपरेंड के तौर पे शो कर देगा। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू ऑपरेंड में क्या होगा, जिस तरीके से ग्रेटर देन है उसका उल्टा हो जाएगा। चेक इफ द
लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, तो वो दोनों को चेक करेगा। तो दो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर साथ में। और इंस्टांस ऑफ क्या काम करता है, एक एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टांस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, सब क्लास या इंटरफेरेंस। तो इंस्टांस कहाँ पे अप्लाई होता है, जब आपके पास में कोई क्लास हो, सब क्लास हो या इंटरफेस हो, तो उसका पर्टिकुलर आपको स्ट्रक्चर शो का ऑब्जेक्ट शो दिखाना हो तो उसका हम इंस्टांस ऑफ बोलते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है उसके लिए हम इंस्टांस यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, तो उनको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बिटवाइज ऑपरेटर 3 पढ़े थे, एंड का साइन और ये साइन और टिल्ट का साइन, जो यूनरी साइंस होते हैं। जैसे एक्सोर के लिए पढ़ते हैं ये वाला साइन, तो और के 2 टाइप्स हो गए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस एट द बिट लेवल। यदि बिट लेवल पे कोई भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना तब हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑन इंटीजर डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, लॉन्ग, बाइट्स, शॉर्ट कैरेक्टर्स, तब हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें, ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू हमने 3 ले ली। तो ए की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे इसको हमने बाइनरी में 2 डिफाइन कर लिया, बी की वैल्यू 3 ले ली तो बाइनरी में 3 डिफाइन कर लिया। अब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो 1 2 4 8 के अकॉर्डिंग। अब सबसे फर्स्ट एंड ऑपरेटर आपने यूज़ किया, तो एंड का साइन कौन सा है, ये वाला। एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब ए एंड बी आपने यूज़ किया तो ये कह रहा है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो 0 1, तो एक फॉल्स हो गई, एक 0 हो गई, एक ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। 1 1, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो 1 आ गया। 0 0 तो 0 आ गया, 0 0 तो 0 आ गया। सेकंड कंडीशन है कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इंक्लूसिव और के अंदर ए, इंक्लूसिव और बी के अंदर कि दोनों में से एक कंडीशन, 0 1 में से एक कंडीशन ट्रू हो गई 1 3 वाली, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 1 के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू है तो मिनिमम एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर यहाँ पे 1 आ गया। 0 0 दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो 0 आ गया। 0 0 दोनों कंडीशन फॉल्स तो 0 आ गया। इसी तरीके से थर्ड एक्सक्लूसिव और के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो रिजल्ट फॉल्स कर देगा। एक्सक्लूसिव और का ये डिफरेंस होता है। ए एक्सक्लूसिव बी डिफाइन करोगे तो 0 1 एक कंडीशन ट्रू है तो 1 आ जाएगा। 1 1 दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो 0 आ जाएगा। यही इनमें बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। 0 0 दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो 0 हो गया। 0 0 फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। उसके लिए कंपल्सरी क्या है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए और 0 तो वैसे ही फॉल्स का काम करता है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट आता है अपने पास में लॉजिकल एंड, जिसका साइन आप देख सकते हो डबल एंड के साइन से हम इसको शो करते हैं। द ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न द ट्रू इफ द बोथ ऑपरेंड आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। यदि आपके दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं तब ये आपको वैल्यू ट्रू फॉल्स करेगा, ट्रू शो करेगा, अदरवाइज ये आपको वैल्यू फॉल्स शो करेगा। इन शॉर्ट सर्किट मीनिंग इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इवेल्युएट टू फॉल्स द राइट ऑपरेंड इज नॉट इवेल्युएट। शॉर्ट सर्किट के अंदर आप देखोगे तो मीनिंग्स होगा यदि लेफ्ट ऑपरेटर को हम इवेल्युएट कर रहे हैं फॉल्स के अंदर तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज राइट ऑपरेंड इज को नहीं इवेल्युएट करेगा। तो ये कह रहा है कि हम जैसे हम उसके सर्किट को चेक कर रहे हैं जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, यदि उसका लेफ्ट ऑपरेशन है वो फॉल्स शो हो गया तो वो उसके नेक्स्ट ऑपरेंड है उसको इवेल्युएट ही नहीं करेगा। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेशन फर्स्ट है, एक्सप्रेशन सेकंड है और बीच में एंड ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर की कंडीशंस क्या है कि दोनों ट्रू होने चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू शो करेगा। यदि
पहला ही फॉल्स हो गया तो इस सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, वो सीधा 0 कर देगा। यही है कि पहला ऑपरेंड ओनली चेक दिस ऑपरेंड, तो पहले ऑपरेंड को ही चेक करेगा। यदि पहला ऑपरेंड फर्स्ट का ट्रू है 1 है तभी चेक बहुत दूसरे को चेक करेगा। यदि दूसरा 1 है तब वैल्यू इसकी ट्रू आ जाएगी, और यदि पहले की वैल्यू 0 आ गई तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, उसकी वैल्यू फॉल्स शो कर देगा। और यदि पहले की वैल्यू 1 है चेक करेगा दूसरे को, और दूसरे की वैल्यू 0 है तब भी इसकी वैल्यू 0 शो कर देगा। पहला सिर्फ 1 होगा उसी कंडीशन में चेक करेगा, और पहला यदि 0 हो गया तो उस कंडीशन में दूसरे को वो चेक भी नहीं करेगा। तो ये इसकी कंडीशंस होगी। उसके बाद में हम सेकंड बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल और ऑपरेटर्स का आप साइन देख लीजिए। लॉजिकल और ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। यदि दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो वो ट्रू रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न द फॉल्स, अन्यथा वो क्या शो करेगा, फॉल्स रिजल्ट को शो करेगा। इट आल्सो शॉर्ट सर्किट मीनिंग इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इवेल्युएट टू ट्रू द राइट ऑपरेंड इज नॉट इवेल्युएट। ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट यानी लेफ्ट ऑपरेंड को इवेल्युएट ट्रू कर देगा तो ये राइट ऑपरेंड को नहीं चेक करेगा। यदि लेफ्ट ऑपरेंड को इसने इवेल्युएट किया और उसका मान 1 आ गया, क्योंकि उसे तो सिर्फ एटलीस्ट 1 ऑपरेंड को चेक करना है, 1 ऑपरेंड में ट्रू रिजल्ट शो कर दिया तो फिर उसने रिजल्ट ट्रू ही शो करना चाहिए, नेक्स्ट वाला फॉल्स हो भले कुछ। एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन 2 बीच में और ऑपरेंड हो गया। अब पहले वाला 0 हो गया तब वो दूसरे एक्सप्रेशंस को भी चेक करेगा। यदि दूसरे वाला 1 है तब वो ट्रू देगा, और यदि पहले वाला 0 है फिर वो दूसरे ऑपरेंड को चेक करेगा, और दूसरे वाला भी 0 है तब वो फॉल्स शो करेगा। और यदि इसने पहले वाला एक्सप्रेशंस का मान 1 दे दिया, अब मायने ही नहीं रखता कि नेक्स्ट ऑपरेंड का मान 0 आए या 1 आए, उसको चेक करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिजल्ट सीधा ट्रू शो करेगा, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। अब उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑपरेंड को वो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट ट्रू शो करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर की रिगार्डिंग, कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे शो करता है। द टर्नरी ऑपरेटर वर्क एज सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट दैट रिटर्न ए वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशंस इट हैज़ फॉलोइंग सिंटेक्स। अभी जो टर्नरी का मैंने जो रिजल्ट बताया था, पहले कंडीशंस होगी, फिर वैल्यू 1 शो करेगा, फिर वैल्यू 2 शो करेगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू 1 शो होगी, और कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 शो होगी। कंडीशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज इवेल्युएट, वैल्यू 1 इज़ द वैल्यू रिटर्न इफ द कंडीशन इज़ ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू फर्स्ट को शो करेगा, वैल्यू 2 इज़ द वैल्यू रिटर्न इफ द कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स हुई तो कंडीशन 2 को शो करेगा। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट है। टर्नरी ऑपरेटर सपोर्ट नेस्टिंग। नेस्टिंग इज द स्टेटमेंट वेयर टर्नरी कंडीशंस अगेन इन टर्नरी स्टेटमेंट। तो जो टर्नरी ऑपरेटर सपोर्ट करेगा किसको, नेस्टिंग को। नेस्टिंग मतलब कि कंडीशन के अंदर कंडीशन आप पुटअप कर देते हो, फॉर्मूले के अंदर आपको फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के अंदर भी और फॉर्मूले पुटअप कर जाते हैं। तो उस तरीके का जो प्रोसेस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर यदि एग्जांपल से हम समझना चाहिए कि इंटीजर ए की वैल्यू 10 है, इंटीजर बी की वैल्यू 20 है, इंटीजर सी की वैल्यू 15 है, और आपको इंटीजर ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन दे दिया आपको, ए ग्रेटर देन बी है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन साइन, उसके बाद में टर्नरी साइंस, पहली एक्सप्रेशन ये दे दिया और सेकंड एक्सप्रेशन आपको ये दे दी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ प्लस ग्रेटेस्ट। प्लस ग्रेटेस्ट के लिए ये इस एक्सप्रेशंस को चेक करेगा, और इस एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए इनका सहारा लेगा ही। पहले एक्सप्रेशंस पे जाएंगे, ए ग्रेटर देन बी है क्या, तो ए ग्रेटर देन बी के आप देखोगे 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
फॉल्स हो गया तो कौन सी कंडीशन पे जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जाएगा ये। अब इस कंडीशन के अंदर जाएगा तो इसके अंदर भी फिर टर्नरी में टर्नरी कंडीशन यूज़ की हुई है। बी ग्रेटर देन सी है और टर्नरी साइन बी, यदि ट्रू हुआ तो बी आएगा और फॉल्स हुआ तो सी आएगा। अब इसमें जाते ही ये कंडीशन चेक करेगा बी से सी, तो बी की वैल्यू कितनी है 20 और सी की वैल्यू कितनी है 15, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है, एक्सप्रेशन ट्रू है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू शो कर देगा, बी की वैल्यू शो कर देगा। और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना शो कर देगा 20 शो कर देगा। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर 20 फाइंड आउट हो जाएगा। यदि हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझना चाहें तो आप देख सकते हो इंटीजर एज 25 है, स्ट्रिंग टिकट टाइप्स की कंडीशन हमें एक्सप्रेशन दे दिया कि एज लेस देन 18 है, तो चाइल्ड होगा। और फिर उसके बाद में फॉल्स के अंदर फिर कंडीशन डाल दी कि एज ग्रेटर देन 18 हो या एज लेस देन 60 हो, तो एडल्ट और सीनियर्स हो। तो सबसे फर्स्ट हमें एडल्ट फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम कंडीशंस चेक करेंगे कि एज लेस देन 18 और एज हमें दे दी 25, तो 25 लेस देन 18 है क्या, नहीं है, तो हमें कौन सी कंडीशन उसमें ले जाएगा, ये फॉल्स वाली में ले जाएगा। अब फॉल्स वाली की पहली कंडीशन चेक करेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज है 25 है, ग्रेटर देन तो है उससे और इक्वल टू नहीं है 18, तो एक तो सही इसमें शो कर रहा है कि ग्रेटर देन तो है उससे, एंड उसके साथ में शो कर रहा है लेस देन 60 और एज 25 लेस देन 60 भी है, तो पहले ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तो ट्रू मिला के किसका मान आएगा, ट्रू का आएगा। तो ट्रू के अंदर पहली कंडीशन आ जाएगी एडल्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एडल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये शो करता है। यदि एक एग्जांपल और दे रखा है, इंटीजर x इक्वल्स टू 10 दे रखा है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लेन। अब आप इसको सीधा इसमें भी डिफाइन कर सकते हो, प्रिंट वाले में भी डिफाइन कर सकते हो, अलग से एक्सप्रेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, पहले के अंदर ही रिमाइंडर चेक कर लेगा। कंडीशन से x परसेंटेज 2 इक्वल टू 1, तो इसमें 10 को 2 से डिवाइड करेगा तो इसमें 1 नहीं आता है। आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो वो पूरा डिवाइड हो जाता, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो रिमाइंडर नहीं बचता तो एक्सप्रेशंस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये किस कंडीशंस पे ले जाएगा, फॉल्स वाली पे ले जाएगा, और जो फॉल्स वाली के अंदर जो वैल्यू होगी वो आउटपुट के तौर पे शो कर देगा। यदि यहाँ पे रिमाइंडर 3 कर देते हैं तो 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर 1 बच जाता, तो उस कंडीशंस में पहली वैल्यू ट्रू हो जाती, तब ये स्टार वाला शो कर देता। तो इस तरीके से ये शो करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एग्जीक्यूशंस ए ब्लॉक ऑफ कोड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस। इफ़ एल्स का मतलब होता है कि आपके पास में कोई कंडीशंस है, यदि कंडीशंस ट्रू हो गई तो वो स्टेटमेंट आ जाए। जैसे इसका आप कैसे शो करोगे, इफ़ के साथ में कोई कंडीशन आपने लगाई, यदि कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट ए शो कर देगा, अदरवाइज एल्स के साथ में स्टेटमेंट बी शो कर देगा। यही इसमें समझाना चाह रहा है कि स्टेटमेंट ए इज़ एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, स्टेटमेंट बी इज़ एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट ए शो करेगा आंसर में, और कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट बी काम करेगा। तो इफ़ एल्स के साथ में, इफ़ के साथ में कंडीशन लगाई जाती है और वो रिजल्ट शो कर देती है, और एल्स के साथ में फॉल्स शो कर देती है। इफ़ देयर ओनली ए सिंगल स्टेटमेंट देन कर्ली ब्रेसेस कैन बी ओमिटेड एल्स पार्ट ऑफ ऑप्शनल। यदि ये वाला बता रहा है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के जो साइंस होते हैं वो एल्स के साथ में आप यूज़ कर रहे हैं, वो ऑप्शनल है, आप उसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। जैसे जो एल्स वाला पार्ट होता है, यदि आपके पास में सिंगल स्टेटमेंट है
तो आप उसमें हटाना चाहो तो इसको हटा सकते हो, कर्ली ब्रेसेस वाला ओमिट भी कर सकते हो, ये पार्ट ऑप्शनल है। तो ये वाला इसमें बताया गया इफ सेल्स में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेटा टाइप। अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट 4 के अंदर। तो हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।